नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। सबसे पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र के दिवस पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम हमारी अर्थतंत्र को, हमारी इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएं। सरकार के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भले ही कोरोना काल की बात करें या वैश्विक महामारी की बात करें, लेकिन उससे पहले के अंकों पे भी गौर करें या उससे पहले के ग्राफ पे भी गौर करें तो भी अर्थतंत्र एक चिंता का विषय बना हुआ ही था। क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है, विश्व गुरु भी बनना है, लेकिन अर्थतंत्र को कैसे आगे लेके जाएंगे उसका रोड मैप पहले क्लियर करना पड़ेगा। और यही हमारा आज का मुद्दा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से प्रज्ञेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से पुनीत जुनेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रुझान खंबाता हमारे साथ जुड़ चुकी है और जनप्रतिनिधि भाविक अमीन भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे प्रज्ञेश जी शुरुआत करना चाहेंगे। अगर अर्थतंत्र को मजबूत करने की बात करें और हाल ही में अगर हम स्टेटमेंट देखें, निवेदन देखें रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, जिन्होंने कहा था कि इकोनॉमी में जो के आकार के कर्व है उसको रोकने की सबसे पहले तो जरूरत है, जिसका मतलब होता है कहीं ना कहीं कि प्रौद्योगिकी और बड़े जो पूंजीगत कंपनियों की जो स्थिति है वो महामारी से अति जो प्रभावित हुए हैं, वैसे व्यवसायों और छोटे उद्योगों की तुलना में बहुत ही अच्छे से तेजी से सुधरती जा रही है, जबकि दूसरी ओर हालत बिल्कुल भी अपोजिट है। देखिए, अर्थतंत्र को सुधारने के लिए सबसे पहले तो दो चीजें करनी पड़ती है। एक, सेल्फ एडमिशन करना ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा। जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जो डाटा, जो फिगर्स आती है, फैक्ट्स आते हैं, उसको कंसिडरेशन करके स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके इसका एजम्पशंस लिया जाता है। दैट इज बेसिकली कॉमर्स। इसी को कॉमर्स कहते हैं। लेकिन ये सरकार कुछ कर नहीं इसलिए पा रही है क्योंकि ये सुनती नहीं है। सबसे पहले तो सुना नहीं जाता है। जो अर्थशास्त्री है उनकी मखौल उड़ाई जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता, जो कि दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री माने गए हैं, ऐसे लोग जब कमेंट्स देते हैं या ऐसे लोग जब कोई सुझाव देते हैं जो कि देश के लिए होता है, तब उसको सुना नहीं जाता, उसकी मखौल उड़ाई जाती है। तो जब डिसीज आइडेंटिफाई नहीं होगा, जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम कहां पर है, हम बाबर औरंगजेबी करते रहेंगे। जब देश की बात आती है तो आप यूपी के चुनाव में देखिए, इकोनॉमिक्स की बात कम हो रही है, रोजगारी की बात कम हो रही है, लेकिन मदरसा और स्कूल की बातें ज्यादा हो रही है, मंदिर मस्जिद की बातें ज्यादा हो रही है। हमारी जनता भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि इनको भी अवेयरनेस में लेना चाहिए। दूसरी बात, जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहां पर है, इकोनॉमिक्स में एक्चुअल प्रॉब्लम देश की इकोनॉमिक्स में कहां पर है। और ताज्जुब की बात है, इंडिया इतना बड़ा मार्केट, मैं देश तो बाद में कहूंगा, लेकिन इट्स अ ग्लोबल मार्केट। किसी भी कंट्री को, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिकन कंट्री हो, उसको इंडियन मार्केट को निग्लेक्ट करना अफोर्डेबल नहीं है। इतना बड़ा टूथपेस्ट से लेके किसी भी चीज का इंडिया में जो मार्केट है, वो कोई देश इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकता है। चाइना जीत रहा, उसी बात पर जीत रहा, अपने पॉपुलेशन इस्तेमाल करके जीत, पॉपुलेशन का इस्तेमाल ग्रोथ कर। लेकिन हमारी सरकार की वजह से, बेवड़ी नीतियों की वजह से हम लोग इस करके आगे बढ़ने में नाकामयाब हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले साल में जब कोविड पूरी दुनिया में था, पूरी दुनिया में जीडीपी हर देश का डाउन गया था, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश प्लस 3.7% में जाए, और इंडिया जैसा देश जिसके पास 135 करोड़ की बस्ती है, जिसके पास 135 करोड़ की बस्ती का मार्केट है, वो -7.3% में जाता है। दूसरा एक जो अहम पहलू है कि आमदनी अगर है तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और पुअरेस्ट क्लास जो है, उसकी आमदनी आधी हो चुकी है। सरकार बोलती है, सरकार कहती है कि हमने कोविड के समय में 80 लोगों को राशन दिया। यह सबसे बड़ा पैमाना है सरकारी फेलियर का, मोदी सरकार के फेलियर का इकोनॉमिक लेवल पे, कि आपने देश को 7 साल के अंदर ऐसे कगार पर ला दिया है कि आप 80 करोड़ लोगों को खाना भी आपको मुहैया करना पड़ेगा, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, अगर डेप्ट इंक्रीज में अगर आप देखेंगे तो पिछले 7 साल में जो डेप्ट इंक्रीज हुआ है मोदी सरकार में, जो हुआ है मोदी सरकार के घासली फिनोमिनन में, जो इरेटिक डिसीजंस लिए गए थे, चाहे नोटबंदी ले लीजिए, चाहे जीएसटी ले लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें हुई,
उसकी वजह से धीरे 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 करके 7 साल में हमको दिख रहा है कि 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी दिखाई दे रही है। 60 साल में जितना कर्जा हम लोगों ने नहीं किया, 65 साल की स्वतंत्र भारत का 65 साल में जितना कर्जा हुआ वो पिछले 7 साल में हो गया। ऐसा क्या कर दिया हमने सिर्फ एक ही गाना गाने से? और ये सरकार का कैलकुलेशन का जो मेथड है, जैसे रुझान जी ने अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे तब कहा था कि फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ये लोग बिलीव नहीं करते हैं। ये बिलीव इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर रुझान जी गिनेगी, अगर आपसे जो हमारे मित्र है वो गिनेंगे, आप गिनेंगे, मैं गिनूंगा, तो अहमदाबाद से बड़ौदा का डिस्टेंस 110 किलोमीटर गिना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब पब्लिक में जाते हैं तो उसको 220 किलोमीटर गिनवाते हैं, क्योंकि आने का रास्ता अलग होता है, जाने का रास्ता अलग होता है। तो फिगर्स आर मैनिपुलेटेड इन दिस बीजेपी गवर्नमेंट। पब्लिक को अंधेरे में रखा जाता है। ऐसे ही आप अब देखो, 135 करोड़ के देश में 100-150 करोड़ वैक्सीन का रोज आपके कॉलर ट्यून पे बज रहा है। कोई आदमी की जान चली जाए उतनी लंबी कॉलर ट्यून बज रही है। 135 करोड़ देश में 3 डोज देना है, तो 100 करोड़ देश खत्म होने के बाद में आपको जितना ढिंढोरा पीटना है पीटिए, लेकिन 133 पूरी दुनिया हंस रही है कि 133 करोड़ का 35 करोड़ का देश और 150 करोड़ के वैक्सीन दे दिए। अरे भाई, आप एक इंजेक्शन लेने जाओ, आप रैबिट का इंजेक्शन लेने जाते थे पहले तो 14 इंजेक्शन का कोर्स हुआ करता था, तो हर इंजेक्शन के बाद नहीं गिना जाता था, एक कोर्स गिना जाता है। 3 डोज जो है वो एक कोर्स है। लेकिन ये सरकार फिगर्स को बड़ा दिखाने में, छलावा करने में और नहीं सुनने में, ये इंटेलेक्चुअल का आपने इंटेलेक्चुअल की बात बीजेपी गवर्नमेंट में कभी नहीं सुनी होगी। वित्त मंत्री बोलेगी कि मैं प्याज नहीं खाती हूं इसलिए मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। इकोनॉमिक्स का जवाब संरक्षण मंत्री देता है, संरक्षण का जवाब फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है, पेट्रोलियम का एचआर मिनिस्ट्री वाले देते हैं। जिसको जिस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है उस डिपार्टमेंट का जवाब मंत्री देते हैं। एक ही आदमी सब तय करता है, बाकी सबको तो डुगी डुगी बजानी है, वंदे मातरम के सिर्फ नारे ही लगाना है। इस तरीके से इकोनॉमिक देश के प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो पाएंगे। देश को सुनना, हमारे अर्थतंत्र को समझना, हमारे अर्थतंत्र जो सेक्टर है उसकी क्या को समझना पड़ेगा। बड़ी मैं ये 4 लोग हम पैनल में बैठे हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज आया। 20 लाख करोड़ के पैकेज में से आपके समझ गिन लेते हैं 5 लोग आए हैं। 20 लाख करोड़ पैकेज में से जो दिया गया था 20 लाख करोड़ का पैकेज, उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसमें से 5 में से एक भी लोगों ने वो राशन किट भी नहीं ली है। और 20 लाख करोड़ में से 20 पैसे भी अगर पहुंचे हो तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये बड़ी सिर्फ बातें होती है, फिगर्स बड़ी दी जाती है, बड़ी बातें की जाती है, लेकिन उससे रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, उससे रेमेडी नहीं आएगी। हमारी जो दिक्कत है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बातें करने से सॉल्यूशंस नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिंपल सा लॉजिक है, एंड पॉलिटिक्स इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। मैं हमेशा बोलता हूं कि पॉलिटिक्स कोई बड़ा खेल नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना है, किस तरीके से करना है, विचार में भेद हो सकता है, लेकिन कोई पाकिस्तान की पार्टी है? अगर कांग्रेस कुछ बोल रही है या टीएमसी कुछ बोल रही है कि भाई इकोनॉमिक में ये सुधार चाहिए, तो क्या पाकिस्तान की पार्टी बोल रही है? नहीं बोल रही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सुनती नहीं है। मंद गढ़ंत तुक्के जोक हुआ करता था कि प्रधानमंत्री जी शाम को 8 बजे टीवी पे आने वाले हैं, अगर ऐसा कोई गलती से व्हाट्सएप में मैसेज डाल देता था तो लोगों को डर लगता था कि आज कौन सा तुक्का लागू किया जाएगा। अंधेरी नगरी गंडू राजा जैसी बात हो जाती थी। खुद दिमाग में आया, बोल दिया, इंप्लीमेंटेशन नहीं सोचा, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं। इस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो सकते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेना पड़ता है, उसको कंसिडरेशन लेना पड़ता है, एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ती है। एज ए पॉलिटिशियन मैं बोलना चाहता हूं आपको, हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, हम बहुत सारी चीजों पर बात करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमको हर चीज का टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी नॉलेज हो ही हो। इकोनॉमिक्स अगर मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मुझे किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट की एडवाइस सुननी पड़ेगी। इकोनॉमिक एक्सपर्ट कौन है? डॉक्टर रघुराम राजन जैसे लोग हैं, उनकी तो सुनी नहीं जाती है। ये सरकार में 3 साल के अंदर 3 आरबीआई के गवर्नर अगर बदलते हैं तो आप एक कंपनी का मैनेजर 3 साल में 3 बार बदलोगे तो कंपनी प्रोग्रेस कहां पर से करेगी? पूरा देश का पैसा चला गया, आरबीआई का रिजर्व फंड ले लिया, जीएसटी का जो रिजर्व फंड है वो भी ले लिया, सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे टाइम पे नहीं दिए जाते। मिल क्या रहा है? मोदी जी का फोटो। और ये एक बात समझने जैसी है, आपने एक भी गुजरात का एक भी वैक्सीन सर्टिफिकेट ऐसा देखा जहां पर माननीय भूपेंद्र भाई पटेल का या विजय भाई रूपाणी का फोटोग्राफ हो? नहीं देखा होगा। स्टेट में आप जिस स्टेट के मतलब कि कोई सीएम कुछ करता ही नहीं है, सब कुछ करते हैं अध्यक्ष गुरु, विश्व गुरु माननीय नरेंद्र मोदी जी ही करते हैं।
इस तरीके का जो माहौल बनाया जाता है। मोदी जी को इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान है, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाने पे इकोनॉमिक्स का ज्ञान बंद हो जाता है, फॉरेन पॉलिसी बंद हो जाती है। ये हमारे जी देश की विडंबना है। पर ऑन द एंडिंग नोट आई वुड से कि ये सरकार जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई नहीं करती है, लोगों को मिसडायरेक्ट करती है, इसके लिए इसके सॉल्यूशंस नहीं आते, और सॉल्यूशंस नहीं आने की वजह से 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी पे देश खड़ा है, सबसे कर्जदार देशों में आगे बढ़ रहा है। हमारे से छोटे छोटे देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश जिसके खुद नहीं है हिंदुस्तान के जी सामने, वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और हम फालतू की बकवास करके, विश्व गुरु की बातें करके, सिर्फ नारे लगा के बैठे। जी आपकी और यहाँ पर पुनीत जी आना चाहूंगी। रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर की हम बात कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकीले स्थानों के साथ कुछ काले धब्बे भी है, ऐसे में सरकार को अपने खर्च को सावधानी से लक्षित करने की जरूरत है, नहीं तो राजकीय कोषीय जो घाटा है उसको वो बहुत ऊंचाई तक भी जा सकता है, यानी उससे बचने की जरूरत है। जी, अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे अर्थतंत्र को मजबूती कैसे, अब इसमें आप किसी को भी जो इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत जानकार है, आप उसको पूछेंगे तो वो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे ही बताएंगे कि भाई आप इंसेंटिवाइज करिए, सेविंग्स को इंसेंटिवाइज करिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करें, आप लेंडिंग रेट्स कम करें, आप इनकम टैक्स कम करें, आप जीएसटी को सिंप्लीफिकेशन करें, आप कुछ डिस्प्यूट रिजर्वेशन मैकेनिज्म लाएं कि जो पुराने मामले हैं अटके हुए हैं इतने सालों से, वो जल्दी से जल्दी उनके निपटारा हो। पर हो बिल्कुल इसका उलट रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो हमारी सरकार जो इकोनॉमिक्स को चला रही है वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो शायद किसी और थिंक टैंक के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनको आज कुछ लगता है कल कुछ और लगेगा, तो वो उस हिसाब से काम करेंगे। आज आप ये बात देखिए कि जब कोविड आया जी 2020 में, कोविड के टाइम दुनिया की सभी इकोनॉमीज ने अपने लोगों को सपोर्ट देने के लिए उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए। क्यों फाइनेंशियली? आप अपना घर, आप किसी को हमने मरने के लिए नहीं छोड़ना है। आज हमने यहाँ पे हिंदुस्तान में, इंडिया में उसका टोटली डिफरेंट एक पिक्चर देखा, जहाँ लोग सड़कों पर चल के अपने गाँवों के लिए जा रहे हैं। क्यों? ट्रेनें बंद हैं, बसें बंद हैं, फ्लाइट्स बंद हैं। आज किसी एक तो सबको ये बीड़ा उठाना पड़ा कि लोगों को उनके घरों तक पहुंचाएं, लोगों को उनको खाना खिलाने के लिए किसी को घर से बाहर नहीं निकालने दिया जाता था। आज अगर कोई सड़कों पे बैठे हैं, जो आज उन्होंने हमारी, आज वो मजदूरों ने भी हमारी इकोनॉमी को एक बहुत अच्छा योगदान दिया है। ऐसा नहीं है कि आज हमारी इकोनॉमी ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के कारण चल रही है। वो जो मजदूर जो सड़कों पे था उस समय, जी जिनको घर जाना की चिंता थी, जिनको अपने घर जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे थे, उनको खाने को राशन नहीं मिल रहा था, वो लोगों का भी हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो कंट्रीब्यूशन को किसी ने सोचा भी नहीं उसके बारे में, और उनको अपने पे जीने के लिए छोड़ दिया। और आज प्रधानमंत्री के एक निकटी नेता ने ये बोला कि लोग अगर मरते हैं तो वो मेरे लिए थोड़ी मरते हैं। आज इतनी ऐसी असंवेदनशील स्टेटमेंट अगर कोई आ रही है जी उनके नाम से, उसका कोई खंडन भी नहीं हुआ अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये सब चीजें जो है, आज आज कोई भी इकोनॉमी है, आप उसको किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं? तो आपको करप्शन खत्म करना होगा। आज दिल्ली का, मैं एक आम आदमी पार्टी के नेता की तरह मैं एक दिल्ली मॉडल की हमेशा से बात करता हूँ। जी आज दिल्ली की जो सरकार है उसने करप्शन कम करके, जो करप्शन में पैसा जाता था वो पैसे को, लीकेज को रोक के, वो पैसा आज लोगों को वापस दिया। कैसे दिया? उनको फ्री बिजली मिलती है 200 यूनिट तक, 2000 लीटर पानी फ्री 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है। तो ये जो चीजें हैं आज वो लोगों का ही पैसा है। आज अगर हम किसी उद्योगपति को फ्री में जमीनें दे सकते हैं, तो अगर हम अपने गरीबों को एक मिनिमम सपोर्ट अगर हम देते हैं, आज इलेक्ट्रिसिटी एक जी लग्जरी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आज आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए पड़ा कोविड पीरियड में, तो इलेक्ट्रिसिटी एक फंडामेंटल राइट बन गया। पर हमारे देश में आज की डेट में भी 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो अंधकार में रहती है, उनके पास 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आज हमारे देश के किसान हैं तो उनको 8 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, कभी पहले जो 16 मिलती थी आज वो 8 घंटे मिलती है। क्यों? और वो भी जब उनका मर्जी होती है तब मिलती है। आज सर्दियों के समय में आधी रात को
हमारे किसानों को पानी डालने अपने खेतों में जाना पड़ता है। आज एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है, आज हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। गुजरात की जी जीडीपी अगर हम देखें तो 17% उसमें योगदान एग्रीकल्चर का है, और हमारे 17% जो योगदान करने वाले एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनकी क्या हालत है, तो उनको रात को आधी रात को जाके इतनी सर्दी में पानी अपने खेतों को देना पड़ता है, नहीं तो आप अपने फसल नहीं ले पाएंगे। तो आज खातर जो है फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर के भाव बढ़ा दिए, आज फ्यूल के भाव बढ़ा दिए। आज आप ये चीज देखिए कि इतना ज्यादा आप टैक्स ले रहे हैं। टैक्सेशन कब करती है सरकार? जब सरकार को अपने खर्चे पूरे नहीं पड़ते तो उनको बढ़ाना पड़ता है टैक्सेशन। इसका मतलब जो है सरकार का फिस्कल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। कोई भी अच्छा देश जहां का फिस्कल मैनेजमेंट अच्छा हो, वहां की सरकारें हमेशा टैक्स कम करती हैं। हमने पिछले 7 साल में देखा टैक्स बढ़ा है। आज आप फ्यूल एक ऐसी चीज है, आज आप आज आप अगर 10 लीटर या 20 लीटर पेट्रोल आप महीने का यूज करते हैं तो आप 6,000 रुपया उस पर टैक्स दे रहे हैं सरकार को। तो वो 6,000 रुपया आप जो टैक्स सरकार को दे रहे हैं, 6,000 से ज्यादा हर महीने, वो टैक्स आपको क्या फायदा दे रहा है? आपको आज की डेट में उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मगर उसका इफेक्ट जो दूसरी चीजों के भाव पे आ रहा है। सर्विसेज महंगी हो रही है, खाद्य सामग्री महंगी हो रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अर्थतंत्र मजबूत इन्फ्लेशन से नहीं, इन्फ्लेशन एक ऐसा कीड़ा है जो अर्थतंत्र को किसी दिन खा जाएगा। हमारी सेविंग्स हमने खत्म कर दी। जी हमारे बिल्कुल। जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात, करोड़ का पैकेज भी जो था उसमें भी पूरी तरह से हर जो भी बेनिफिट्स दिए थे गवर्नमेंट ने वो क्या थे? लोन। आप लोन सेविंग्स के कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे थे, आप लोन्स के कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। आप लोगों को कर्जा लेना सिखा रहे हैं, आप लोग रहे हैं, और वो कर्जों में जो बची खुची देश की जी जमा पूंजी है वो भी खत्म होती जा रही है। जो नेशनल सेविंग्स हैं वो भी खत्म होती जा रही हैं। जो सेविंग रेट्स हैं वो पिछले कई सालों में, जो 5-6 सालों में इतने नीचे आ गए हैं कि हम एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक खतरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। रुझान जी, यहाँ पर आपकी ओर भी आना चाहूंगी। अर्थतंत्र को अगर हम मजबूत करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अपने देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो लेट अस अभी एग्जांपल दूं मैं, आईएमएफ का रिपोर्ट आया है कि भाई हमारा 9% जीडीपी ग्रोथ होने वाला है। 9.5 था लेकिन अब कोविड के कारण उसे 9% कर दिया। हमें सुन के अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूंगी दूसरे कंट्रीज के साथ, जैसे कि अमेरिका या चाइना, तो उनका कुछ 4-5% ही है, 5-6% ही है, जबकि हमारा 9% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? सबसे मेजर प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी का। मैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बता रही हूँ, मैं कहाँ रिलेट कर रही हूँ। इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि हमारे अगर देश में मान लो कि 1000 लोग हैं और वो 1000 लोगों को मैंने अगर मान लो 1000 रुपए उनमें डिवाइड करने हो, तो हमारे पास मैंने डेटा लिया, ये सुनने लायक है, अपना अपना मगज चकरा जाता है। ऐसा डेटा है कि हमारे पास अगर 1000 लोग हैं, अगर 1000 लोगों को 1000 रुपए दिए तो 100 लोगों के पास 570 रुपए है और 500 लोगों के पास खाली 130 रुपए है। मैं रिपीट करती हूँ, 500 रुपए के खास खाली 130 रुपए। यानी हमारे देश में जो 10% लोग हैं उनके पास पूरे देश की 60% वेल्थ है। 10% लोगों के पास देश की पूरी, यानी टोटल इनइक्वालिटी। हमारे देश में इक्वालिटी है ही नहीं, इसलिए जो हमारा ग्रोथ है, ऐसे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। हम लोग 5-6 बिलियन ट्रिलियन डॉलर, 5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो इंक्लूसिव ग्रोथ, जो हमारे गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। अगर कोविड की भी बात करें तो यहाँ पे लेटर से 90 लोग गरीब हुए हैं और 10 लोग अमीर हुए हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। देश इसे जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। जहां जॉब, अगर आज बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इतने सारे जी अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हैं, लेकिन हम लोग की ग्रोथ हो रहे हैं। तो सिर्फ कोई भी देश को, किसी देश को, हेलो जी जी रुझान जी, आ रही है आपकी आवाज? किसी देश को हेल्दी इकोनॉमी के लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इसलिए क्योंकि अगर आज ही कल ही आया एक करप्शन इंडेक्स आया। करप्शन इंडेक्स में हमारे पिछले 7 साल से हमने ऐसा सोचा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो करप्शन कम होगा। हम ऐसा नहीं बोलते निकल जाएगा, हम ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि निकल जाएगा, लेकिन हम पिछले 7 साल से वही 85 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, हमारा 85वां नंबर है, तो वही 85 नंबर पे
स्टेगनेंट है। और उसके साथ जो एक नेगेटिव बात है कि हमारे नेगेटिव ये बात आ रही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो डेमोक्रेसी पॉलिसीज और जो भी है वो वीक होती जा रही है, फंडामेंटल। इसलिए ये बहुत टेंशन जो अभी आजकल बात चल रही है डेमोक्रेसी की, भले हम हमारे देश में बोला जाता है कि सबको वोट करने का अधिकार है, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, लेकिन कैसी डेमोक्रेसी हम लोग जानते हैं, अभी इसमें डिबेट नहीं करनी है अभी के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगर अपना दिमाग चकरा जाएगा, मैंने इतना इसका डिबेट सुने भी नहीं है, कि अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इंडिया में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं वो लास्ट ईयर 2 लाख करोड़ वेव ऑफ हो गए और पिछले 7 साल में 10 लाख करोड़ वेव ऑफ हो गए। यानी आप समझो कि अगर हम हमारे बेचारे गरीब फार्मर उसके 200 रुपए की या 2000 रुपए की लोन वेव ऑफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसके ये जो बड़े बड़े क्या कहते हैं बिजनेसमैन है जिनकी वो सेटिंग वाले हैं वो भाग जाते, वो अलग स्टोरी है, वो एक अपनी स्टोरी है जो भाग गए अपने, मेरे को वो ललित मोदी या वो उसकी बात नहीं करनी है। लेकिन अभी मेरे को मेन ये बात करनी कि जो लोग यहाँ इंडिया में बैठे हुए हैं उनके भी लोन, बैड लोन्स, उनको बैड लोन्स पे गिन के बैंक से क्या कि अपने बैलेंस शीट को क्लीन दिखाने के लिए उसको वेव ऑफ कर दिया। और इसलिए किया क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि अभी हमारे नेता कांग्रेस ने वो आरबीआई के रिजर्व मनी जो यूज हुआ है वो बहुत कम लोगों ने उसको डिस्कस किया है, लेकिन वो एक सत्य है, भले दिखाने के लिए दिखाया कि हमने पैनल बिठाई और पैनल ने बोला। हमेशा हमारे देश में क्या होता है, कई बार अपना वो क्या कहते हैं पल्ला झटकने के लिए एक पैनल, अपने अंगूठे वाली पैनल बिठा देने की और पैनल से बुला देना का, यानी बोल दे पैनल बैठी, पैनल ने डिसीजन लिया। तो हमारे देश में ये सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है। अब हम जब अभी बजट भी आएगा कुछ टाइम में, बड़ी बड़ी बातें होगी, बड़े बड़े फिगर्स भी डाले जाएंगे, जैसे कि हमारे सोशल, जैसे कि अब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं मैडम, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब होता है तो इंपॉर्टेंट है कि देश को अगर आगे आना है, जो मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की, तो उसके लिए हमें सोशल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर हम कुपोषण के आंकड़े बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुजरात तो सबसे ज्यादा उसमें क्या कहते हैं कुपोषण में आगे है, गुजरात सबसे ज्यादा, वो गुजरात का मॉडल उसमें सबसे ज्यादा आगे। तो अगर मैं ये सब बात करूंगी तो इम्पोर्टेंट अभी ये है कि हम लोग ये जो सोशल प्रोजेक्ट्स है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, हमने पहले भी नरेगा की बात की कि नरेगा जिस भी क्या कहते हैं पार्टी ने जहां से भी जितने भी साल से, इट इज अ वेरी गुड स्कीम एंड इट हैज बीन फॉलोड ऑन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नरेगा में भी जो बेनिफिट, जैसे कि इंडिया गुजरात के मेरे पास आंकड़े हैं कि 7 लोग नरेगा में रजिस्टर्ड हुए, लेकिन उन लोग को मिनिमम 100 डेज के लिए वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उसमें से खाली 50% को मिलता है, बाकी 50% को नहीं मिलता है। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि हमारे यहाँ स्कीम्स अच्छी बन जाती है, बट व्हेन इट फाइनली कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, तो होता क्या है कि वो होता नहीं। जैसे कि अभी हमारे एक सर ने बताया कि यह कौन से 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में बताया, मेरा तो दिमाग नहीं चलता है, सर सही बोल रहे हैं, यहाँ किसी को 5 पैसे भी, यहाँ किसी को क्या, इसके बाहर भी 5 पैसे लोगों को नहीं मिले। पर ठीक है, एक जोक है, अभी मेरे को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे देश में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे, और गलती हमारे जैसे लोगों की है क्योंकि हम लोग उसका आवाज नहीं उठाते हैं, हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग हंस लेके हम लोग उस चीज को छोड़ देते हैं क्योंकि हम जानते हैं। क्योंकि अब हुआ क्या, लेट अस एक्सेप्ट वन थिंग कि 2014 में हमें बहुत आशाएं थी कि भाई ये गवर्नमेंट सही नहीं है, नई गवर्नमेंट आएगी, अच्छी बातें की है, बड़ी बातें की है, दिल को छू जाने वाली बातें की है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब क्या कहते हैं ठन गोपाल हो गया, ऐसा प्रॉब्लम हो गया। इसलिए अभी इस पॉइंट से हंसी आती है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में सबसे बड़ा इशू है कि जब तक तुम्हारे पास पावर नहीं, हमारे नेता आप बैठे हैं, मैं वही बोलना चाहती हूँ कि भले वो अभी दिल्ली का मॉडल बना रहा है, जैसे पहले हमने गुजरात का मॉडल देखा, सब अपने अपने मॉडल बताते, लेकिन जब वो मॉडल को रियली इंप्लीमेंट करना आता है एट ए हायर लेवल, तो फिर सब वो नहीं इंप्लीमेंट कर पाते because let us accept one thing, because they don't want to implement or they can't implement, there are two things। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पॉलिटिकल रीजंस वो लोग नहीं कर पाते। इसलिए अल्टीमेटली अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, सी आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, मैं बहुत क्लैरिटी, लेकिन एज ए नॉर्मल लेमैन मेरे को इतना पता है कि हमारे देश में आज अगर रिपब्लिक डे है तो मेरे देश में मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे इनइक्वालिटी दी है, हर एक को इक्वली ट्रीट करना बोला है। अभी धर्म की तो बात करूंगी नहीं क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करनी तो मेरे देश में ये आज के मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे मैं मेरा ग्रंथ, मेरा धर्म का ग्रंथ समझती हूँ, वो मुझे नहीं दे पाए। जी बिल्कुल, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी भाविक जी। जब हम अर्थतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न आता है महंगाई का। देखिए, सबसे बड़ी, पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद दूंगा कि ये जो संवेदनशील मुद्दा है वो बहुत कम चैनल वाले उठाते हैं, जो ये मुद्दा आपकी चैनल ने उठाया है।
सबसे पहले आपने देखने जाएंगे तो 2014 की मैं बात करूंगा। जी 2014 में जब भाजपा सरकार आई तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे कि हम देश को ये कर देंगे, हम देश को वो कर जी, देंगे। बहुत हुई हम महंगाई की पूरा बात। गुजरात मॉडल जो अपना था उसको पूरा देश में घुमाया जी और उनको बताया देखो अब फोटा कहाँ से पकड़ के ले आए, पोस्टर बना दिया। वो तो अपने गुजराती सब जानते हैं, कहीं का जो शहर है वो कहीं पे लगा के उनको ये सब बताया कि ये गुजरात मॉडल है, देखो देखो ये गुजरात मॉडल के। ऐसा करके बहुत सारे जनता को प्रलोभन दे के वो सरकार में आए। अब वहां से ये शुरुआत होती है कि सरकार में आने के बाद मोदी जी ने किया क्या। तो पहले तो 5 साल मुझे लगता है उन्होंने पूरा विश्व भ्रमण ही किया है। उन्होंने देश के अंदर जो उनकी परिस्थिति है वो कभी देखी ही नहीं है। वो पूरे के पूरे जो है उनके जो कैबिनेट मंत्री के ऊपर उन्होंने ये सब छोड़ दिया और वो पूरा उनका जो पर्सनल मार्केटिंग, मैं उसको पर्सनल मार्केटिंग बोलता हूं, वो पर्सनल मार्केटिंग करने के लिए पूरा देश विदेशों में वो घूमते रहे और सबको ये बताया कि ये ऐसा एहसास कराया कि मेरे जैसा कोई बड़ा आदमी नहीं है, मेरे जैसा कोई नॉलेजेबल आदमी नहीं है। ये सब करके जहां बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने एक मार्केटिंग माहौल बनाया। जी यहाँ पे 5 साल में उनका एक मुझे एक मंत्रालय आप मुझे ऐसा बता दीजिए कि वो मंत्रालय ने सही काम किया है और जनता खुश है। आप टेक्सटाइल देखोगे तो वो भी खड्डे में, आप कुर्सी देखोगे वो भी खड्डे में, आप इंडस्ट्रियल की तरफ जाओगे वो भी खड्डे में। तो ये क्या हो गया, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका कारण यही है कि अब खुद सरकार को ऐसा है कि वो ऊपर आने के लिए जो उनको जो स्टेप चाहिए वो उनको ही नहीं मिल रहे हैं। आज सबसे बड़ी जो महंगाई की जो पोजीशन है वो इसी के कारण हुई है। उसका कारण यह है कि जो हमको निवेश चाहिए, हमारे जी देश के अंदर जो डेवलपमेंट चाहिए, जिनसे हमको इनकम मिलती है, सरकार को इनकम मिलती है, वो सब टोटली ठप हो गया है। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, सब जगह पे शिलान्यास किया, उसका वो कोई भी काम पूर्ण नहीं हुआ। उसका रीजन भी यही है कि सरकार के पास जो इनकम सोर्स होने चाहिए वो बिल्कुल घट गए, क्योंकि वो फंड नहीं आएगा, फंड नहीं आएगा तो जो प्रोजेक्ट है उसको प्रोजेक्ट में नहीं देंगे। तो ये लगातार चलता रहे आज ये 5 साल। उसके बाद 6, अभी तो 2 साल से कोरोना की परिस्थिति है इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए आराम से, नहीं जी तो अभी भी उनका जो विदेश गमन है वो चालू ही रहता। तो ये जो अभी जो उनकी जो 5 साल की जो विदेशागमन जो नीति थी ने, आज वो पूरा भारत उसको भुगत रहा है। ये स्पष्ट है। आप किसे, रघुनाम राजन जो है वो इंटेलिजेंट आदमी थे, ऐसे ही उनको आरबीआई गवर्नर नहीं बनाए। उन्होंने बार बार ये चीज कही कि भाई नोटबंदी से हमको कितने बेनिफिट हो गए या नहीं हो गए उसका पूरा पूरा उनको बताया। लेकिन ये जो सत्ता में जो नए नए सत्ता में आए थे, सत्ता भूखे लोग थे, उनको सत्ता आने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये लोग हमारे किसी के काम के नहीं है, हम जो कहे वो वही होना चाहिए। तो वही चीज के हिसाब से देखो जो तीन तीन बार हमारे आरबीआई गवर्नर बदले जा चुके हैं। जी आज भी परिस्थिति देखो, बैंकों की जो परिस्थिति हालत है, सबसे ज्यादा एनपीए हमारी बैंकों की है। अगर उनको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी दूसरी बैंक बैंक थी उनको मर्ज कर दिया। मतलब अभी आप देखने जाएंगे तो पूरे भारत में अभी जो सरकारी बैंक के हिसाब से राष्ट्रीयकरण जो बैंक है वो मेरे ख्याल से 3-4 से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये हर चीज में हुआ है। जो छोटा जो उद्योग होता है, जो छोटी जी इंडस्ट्रीज होती है, उनको डेवलप करने की जगह ये कुछ पूंजीपति उद्योगों को सब कुछ दे के उनको ये चरम सीमा पे पहुंचा दिया है। ये 2-3 दिन के पहले ही न्यूज में ही आया कि इंडिया के अंदर 60% उद्योगपति जो है वो उनकी जो इनकम मतलब जो उनका एसेट्स है वो लाखों करोड़ों में बढ़ गई है। और जितने आप देखने जाओगे तो कितनी इंडस्ट्रीज है छोटी वो बिल्कुल बंद हो गई है। तो यहाँ पे जो स्टेप है वो बिल्कुल ऐसा बैलेंसिंग जो है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट की पोजीशन थी, जो गवर्नमेंट कंपनियां थी जो प्रॉफिटेबल थी, उनको भी ये लोग ने बेचना चालू कर दिया, मतलब उनको जी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो ये जो इनकम सोर्सेज जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल बंद हो गए और उनके लिए जो अभी इनकम का सोर्स है वो सिर्फ अभी जनता ही है। इसीलिए जो महंगाई का मार जो पड़ रहा है वो जनता का जी इसीलिए पड़ रहा है। आप देखिए जो 7 साल के अंदर कितना जो रेट से जो जीवन जरूरत की जितनी भी चीजें वो कितनी महंगी हो गई।
उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। 40 रुपये का पेट्रोल वो लोग 90 रुपये में बेच रहे हैं। हर चीज में ऐसा, गैस जो है, जो जी 2014 में जो 350 की गैस मिल रही थी, अभी 1000 रुपये में मिल रहा है। तो इतना जो फ्लक्चुएशन 7 साल में आया है, वो कभी भी सरकार ने उस पर चर्चा नहीं की है। सरकार सिर्फ एक ही बात पे काम करती है, सिर्फ राम राम बोलना, काम की बात नहीं करना। राम का जो नाम है वो काम ने ले लिया है, ऐसा समझ लीजिए कि काम काम की बात करने की नहीं। हाँ, कोई भी पूछे तो उसको राम राम बोल दो, तो तुम्हारा जी काम हो गया, समझ लीजिए। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। अभी सरकार का जो पोजीशन है, अभी अभी देखो, अभी बजट आएगा, बजट में जी आंकड़े सब दिखाएंगे, हम इतना करेंगे, इतना कर, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसकी कोई इफेक्ट नहीं दिखती है। आप इतने साल से बजट आता है, बजट के बाद लोगों को पता चलता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम में इतना रेट कम हुआ, ये सब इतना, लेकिन ये खाली बजट के 2 दिन 3 दिन पूरते ही होते हैं। अभी तो ऐसा हो गया है कि जो बजट आ गया, अभी 1 वीक के बाद देखोगे, जो आप बोलेगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इतना राहत देंगे, वो उसी में ज्यादा भाव बढ़ गया होगा। वो कृषि में देख जाओगे कि हम इतनी सब्सिडी देंगे, वो सब्सिडी तो जी कहाँ कौन खा जाता है वही पता नहीं चलती है। पहले आप देखिए, जो 2014 में यही सरकार बोलती थी कि हम आप स्वेच्छा अभी सब्सिडी खत्म कर दो। अभी तो स्वेच्छा की बात अलग हो गई, वो तो जिसको जी सब्सिडी मिल रही है वो भी खत्म कर दी। मतलब जो उनका, जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके जो मंत्रिमंडल में है, उनके जो सलाहकार है, वो कैसे सलाहकार है, क्या कहते हैं, उनको क्या समझाते हैं, वो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका एक एग्जांपल हम अभी भी देखा हुआ है, जो टेक्सटाइल के अंदर उन्होंने बोला था कि कपड़े पे हम लोग 12% लेंगे, फिर जो ये इंडस्ट्रीज वाले ने, जो टेक्सटाइल वाले ने, उनको जी हल्ला किया व्यापारी लोग ने, तो 5% पे आ गए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज हुई है कि पहले जाते हैं फिर बैकफुट पे चले आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि जब आप ये अमलीकरण करते हैं तो उस टाइम पे ये सब चीजें क्यों नहीं सोचते? अभी जो देखो, जी आपने बिल्कुल देखे जो तीन का कृषि कानून था, उनके लिए देखो, जितनी अपना भारत के अंदर 17 से 20% है, अपना कृषि प्रधान देश है, वो उसकी जीडीपी होती है। लेकिन आज 1 साल से वो लोग बैठे थे विरोध के अंदर, लेकिन सरकार के पास इतना भी टाइम नहीं था कि भाई चलो जाके उनको पूछे। बस आओ, आपको पता होगा 7-8 बार मीटिंग हुई, लेकिन उसमें कोई विकल्प नहीं आया, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। आखिर वो कृषि कायदा कानून उसको वापस लेने पड़े। तो मेरा कहने का मतलब कि कोई भी चीज जब आप मार्केट में रखते हैं, वो जनता के पीछे वो जो जो कायदा कानून बनाते हैं, तो कम से कम उसका संशोधन करना चाहिए, बिल पे कभी चर्चा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो लोग काम सही नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ऐसी जी भी चीजें, अगर मान लो कि आज मैं कोई जगह पे मंत्री हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास 100% नॉलेज है। कुछ चीज ऐसी भी होती है कि हमारे दिमाग से निकल जाती है, तो जी हमें ये बिल्कुल चीज की चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद उसको अमलीकरण करना है। लेकिन हर चीज में उन्होंने पीछे हट करनी पड़ी है। आज भी परिस्थिति देखो, इनकम सोर्स आप देख लीजिए, अगर आपके पास खरीद शक्ति ही नहीं रहेगी तो मार्केट का असंता कैसे चलेगा? आपके पास खरीद पावर ही नहीं है। आज बेरोजगारी इतनी हो गई है, जब आप बेरोजगारी है, जनता के पास पैसे नहीं होंगे, वो मार्केट में नहीं जाएगा, मार्केट से परचेसिंग नहीं करेगा, तो वो पैसा सरकार के पास टैक्स के रूप में पहुंचेंगे भी कहां से? तो ये पूरा सर्कल है। ये जो जितना जी मतलब आप कमाते हैं, उसमें से कितना परसेंटेज आप परचेसिंग करते हो, कितना परसेंट में से टैक्स सरकार तक पहुंचता है। लेकिन आज बिल्कुल अलग परिस्थिति हो गई है। आज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, बड़े बड़े मॉल्स दिख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट नहीं जी होता है। तो सबसे बड़ी ये चीज है कि अगर आप कोई किसी छोटे उद्योगपतियों को लोन देके उनका अगर फायदा कर, उनको बिजनेस में लगाते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली आप चेन के सर्कल में वो जी पैसा आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग चीज है। एक चौकस वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है। आज वही चीज अभी आप देखो, ये अर्थतंत्र ढूंढ रहे हैं, अभी भी उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि उसको आगे कैसे बढ़ाए जाएंगे। पहले बीच में भी ये मुद्दा आया था, $5 ट्रिलियन, हम लोग जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएगा। अरे भाई, कैसे बनाओगे? पहले ये तो बताओ कि आप $5 ट्रिलियन, यानी वो जो 5 ट्रिलियन का जो आंकड़ा, आप कहाँ कैसे छुओगे? जी मतलब सरकार बिल्कुल जनता की जेब से निकाल के उसको 5 ट्रिलियन बनाएंगे।
आप देखिए जो जीएसटी का अभी अभी 1 महीना खत्म होगा, जीएसटी का एक आंकड़ा आएगा कि ये महीने के अंदर 1 लाख 1.25 लाख जीएसटी मतलब गवर्नमेंट को मिला। लेकिन वो जीएसटी मतलब क्या? वो तो सरकार जो है जनता पे हर तरह का जो टैक्स है उसमें से उनको इनकम मिलता है। जैसे पेट्रोल में हर महीने समझ लो कि 15-20 हजार करोड़ तो जी उनमें से मिलता है। गैस में से 15-20 हजार करोड़ निकलता है। तो ऐसे मिला कि आप जनता के पास से जो हाई टैक्स जो आप लेते हैं तो उसी का वो आंकड़ा है। लेकिन इसमें तो आपका जो पैसे का जो सिस्टम है वो ऐसे होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट जो है अपना भारत सरकार है वो निवेश में कितना कमाते हैं, बाहर की कंपनी आके उसमें कितना हमको फायदा जी होता है। तो ये सब इनकम अपने पास सोर्सेस होंगे तभी उनका जो अर्थतंत्र है वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये तो ऐसा हो गया है कि मैं आपके आपके शरीर में से ब्लड निकाल के दूसरे के जी शरीर में ब्लड डालूं मतलब मेरा बैलेंस हो गया। लेकिन उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। डेवलपमेंट हर कंट्री के अंदर 10% हर साल में होता ही है। आप चाहे कोई भी कंट्री में चले जाओ, अगर मान लो कि आज इतना डेवलपमेंट है तो 1 साल के बाद वो सरकार ऐसा काम करेगी कि तो उनका जो प्राइसिस हो मतलब इकोनॉमिक्स है वो थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल 70 साल में मैंने पहली बार देखा कि माइनस जीडीपी चला गया। अब माइनस जीडीपी का मतलब तो क्या हो गया? मतलब देश में कुछ हुआ ही नहीं, किया ही नहीं। ये सब ऐसा हो गया। माइनस भी देखो आप कितना 72-73% उसके अंदर माइनस में चले जाता है। और तब तक तो भी सरकार जो है मोदी सरकार सो ही रहती है। लेकिन वो कोई जैसे कि गंभीर जैसे ये कटौकटी की जो बात आती है ना उस समय जी में कैसा होता है देश में कटौकटी होती है तो ये आंकड़ा उस वक्त का होता है। लेकिन आप तो दूसरी तरफ ऐसे बता रहे हो कि ये तो विश्व गुरु ये भारत इतना ये हो गया इतना मतलब जो प्रचार प्रसार माध्यम हो जी आप इतना बड़ा करते हो तो मेरे तो समझ में नहीं आया तो माइनस आपका जीडीपी कैसे माइनस हो सकता है? लेकिन ये जी सब का बिल्कुल खाली दिखावा है, एक मोहरा है, एक राउंडिंग चल रहा है। आज ये इसीलिए भाजपा कहीं पे भी इलेक्शन में जो उनका प्रचार होता है उसके जी अंदर जो है ये सब मुद्दे नहीं रहते। वो सिर्फ राम मंदिर और हिंदू मुसलमान वही मुद्दे हो रहते हैं। और अगर आप दूसरी किसी डिबेट में आप देखोगे जल्पा बेन तो अगर आप पूछोगे कि भाई यहाँ पे रोजगार की क्या बात है तो वो पाकिस्तान की बात कर देंगे। अगर आप जी दूसरा उसके बाद बोलेगे कि भाई हमारे देश में ये चीज हो गए तो बोलेगे कि नहीं देखो वो कंट्री में देखो बांग्लादेश में देखो। अरे यार इतना बड़ा हमारा कंट्री है हमको छोटे कंट्री में देखने की क्या जरूरत है? हम हमारा ही नहीं संभालते जी हमारे दूसरे बिल्कुल देश को क्या देखने का है? तो ये क्या कि प्रॉपर गंडे के तहत ये सब चीज होती है। और आज भारत देश की हालत इकोनॉमी में इतनी खराब है कि हमारे से छोटे छोटे मेरे मित्र जो है उन्होंने बताया बांग्लादेश पाकिस्तान वो हमारे से आगे चले गए हैं। और हम यहाँ पे बोलते हैं चाइना को आंखें दिखाएंगे ये करेंगे। जी बिल्कुल एक अभी 3 दिन पहले एक एक सर्वे आया है हमारा जो भारत में मोबाइल की जो कंपनियां थी उसमें हमारा कम से कम 25 या 30% का हिस्सेदारी था। आज मान लो 1% या 2% पे उसके बिजनेस पे रह गया है। और एक तरफ सरकार बोलती है चाइना को प्रोडक्ट को आप बॉयकॉट करो। अरे पर लेकिन आपके पास उसका विकल्प ही कहाँ है? जी आपकी बैटरी जो है मोबाइल की वो भी चाइना बना के देती है तभी तो आपका मोबाइल चलता है। जी तो बिल्कुल आत्मनिर्भर बनना है पर स्टैंड क्या जी एग्जैक्टली बिल्कुल मेरा कहना आपने रियलिटी क्या आपने ग्राउंड विकल्प ही रियलिटी कहाँ क्या है? हाँ जी रुझान जी भी कुछ आपने कहना उसको चाहती हैं ऑप्शन इस ही नहीं बात दिया। पर हाँ जी जी हाँ सर जी चाइना के बारे में ये ऐड करना था, आपने याद किया है इसलिए। अभी कुछ दिन पहले ही चाइना ने फिगर्स डाले कि हमारी बायलैटरल ट्रेड $125 बिलियन की, बायलैटरल यानी दोनों कंट्री एक दूसरे को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, तो हम लोग चाइना से, इंडिया चाइना से $100 बिलियन का इंपोर्ट करती है और $25 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है। ये सबसे बड़ा जोक है। और 1920 और 2021 में तो हमारा इंपोर्ट बढ़ा है। जो हम आज तक वो बड़े भी घमंड से बात करते हैं, जो हमारे बेचारे हमारे जो बिजनेस के लोग हमारे जो बिजनेस के एसोसिएशन वाले लोग डालते हैं कि भाई दिवाली के वक्त वो दिए मत खरीदो ये करो। बेचारे गरीब लोग अपने एक्स्ट्रा पैसा लेके महंगे दिए खरीदते हैं, चाइना वाले नहीं खरीदते। लेकिन सत्य ये है कि मेरे गरीब लोग तो मेरे देश के लिए अपने जेब से ज्यादा पैसे निकाल के वो महंगे वाले दिए खरीदते, चाइना वाले सस्ते नहीं खरीदते। जी लेकिन फिर भी हमारा $100 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से हो रहा है। ये मजाक ये तमाचा है हमारे इंडियंस पे, जिन्होंने लेटर से हर एक आदमी के लिए अगर किसी के लिए उसके लिए 10 रुपए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी वो 10 रुपए महंगा लेता है और हमारे लिए तमाचा। इसलिए जो अभी सर ने बताया इसलिए मैंने हाथ रेस किया कि इसलिए अल्टीमेटली ये जो दोगलापन, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे सबसे बड़ा दुख ये हो रहा है
क्योंकि हमारे 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 पॉलिटिशियंस दोगलापन हमेशा रखते हैं। अगर मैं वापस रिपीट करूंगी कि 2014 में जो हमें सपने दिखाए गए थे, वो दोगलापन अभी दिख रहा है जी। और हर एक चीज में दिख रहा है। आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो तो अपने 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 क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं? अगर बड़ी बड़ी बातें करते, अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, तो भाई अभी तुम जागे, दुनिया में सबको पता था कि ये, लेकिन क्या हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी कंट्री बातें करती है, जैसे कि चाइना को पता, तो उसने पहले से सेमीकंडक्टर्स, तभी तो वो अभी ताइवान से भी आगे है और इसलिए तो ताइवान को वो करना चाहती है, कॉन्कर करना जी। चाहती है। वो अलग स्टोरी, उसमें भी नहीं पढ़ना है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू फंडामेंटली, कि हमारे इंडिया में भी हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई 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 देयर इज नो लिमिटेशन टू इट, कि भाई हम नहीं कर सकते और दूसरी कंट्रीज कर सकती है। सो और जो हम बड़ी कंट्रीज की बात कर रहे हैं, मैं चाइना वगैरह, पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं कर रही हूँ। तो जी। कमिंग बैक टू दैट फैक्ट, कि इसलिए मेरे देश में प्रॉब्लम है हमारी, वी आर द, आपको बता दूं कि एक आज पॉजिटिव बात भी बताना चाहती हूँ, लेकिन हम उसको यूज जी। नहीं करेंगे अनफॉर्चुनेटली, कि हम देश में ऐसे अभी कई इंडेक्सेस बोलूंगी, अगर हैप्पीनेस इंडेक्स बोलूंगी तो हमारा देश ये नंबर पे, करप्शन 85 नंबर पे, कुपोषण ये नंबर पे। लेकिन इंडिया में एक इंडेक्स है जो टॉप मोस्ट पे है, और वो ये इंडेक्स है कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना भी यंगेस्ट यस कंट्री नहीं है, हमारा देश यंगेस्ट कंट्री है। आंकड़े दे दूं कि हमारा पॉपुलेशन 65% पॉपुलेशन 35 इयर्स के नीचे है, और 50% पॉपुलेशन तो 25 साल के नीचे है। सो हम लोग इंडिया वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री है। ये बहुत जी। बड़ा पावर कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि जी। यूथ या यंग जी। माइंड, हम उसको चैनलाइज ही नहीं कर जी। पा रहे। सिर्फ आत्मनिर्भर भारत, जी, छोटा बिल्कुल। मोटा स्टार्टअप कर लिया, हमेशा स्टैंडअप अधिक मेकअप, छोटे जनसंख्या मोटे। होने की बात होती है, पर यूं नहीं बोला जाता कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा है। जी जी, इसलिए डेफिनेटली प्रॉब्लम तो मैडम अल्टीमेटली, आई मीन दिस कैन गो ऑन अनएंडिंगली, बट कमिंग बैक टू, आई जी। वांटेड टू ऐड दिस चाइना पॉइंट। जी, जी। थैंक यू। प्रज्ञेश जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा यहाँ पर यही है कि योजनाएं तो लाई जाती है, बड़े बड़े अंक भी हम देखते हैं, लेकिन उसका रोड मैप क्या? क्योंकि बहुत ही बेहतर हो जाएगा आम लोगों के लिए भी, या फिर जिन जिनको इससे लाभ होने वाला है, कि क्लियर कट रोड मैप भी दिखाया जाए कि ये योजना है, इसमें इतने पैसे ऐसे जाएंगे, ये चैनल से जाएंगे, और प्लान ए नहीं काम लगा तो प्लान बी भी रेडी है। शायद ये रोड मैप से जाएंगे तो शायद कुछ हो पाएगा। देखिए, मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि इकोनॉमिक इश्यूज को अगर सॉल्व करना है तो पहले तो एडमिट करना पड़ेगा कि हमारे पास इकोनॉमिक इश्यूज है। अगर आप एडमिट नहीं करते हैं कि इकोनॉमिक इश्यू है तो उसके जो सॉल्यूशंस है उसके तरफ आपका नजर नहीं जाएगा। सरकार नजर उस तरफ जा नहीं रहा है। सरकार को पता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं, इकोनॉमिक फेलियर्स हैं, उसके सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन सरकार उसको अपना टाइम जाया कर रही है, अपना वक्त जाया कर रही है उसको कवर अप करने में बड़े बड़े फिगर्स से। जैसे मैंने कहा कि जलपा जी, आपके लिए अहमदाबाद से बड़ौदा का डिस्टेंस 110 किलोमीटर है, लेकिन सरकार के लिए 220 किलोमीटर है। रोड बनाएंगे 110 किलोमीटर का, दिखाएंगे 220। और दूसरी बात, जो जीएसटी कलेक्शन की और इनकम टैक्स कलेक्शन की जो बात है, वो जहां पर आता है कि जब आप जीएसटी कलेक्शन आपका कब बढ़ता है, आप टेक्सटाइल पे रेट बढ़ा रहे हो, आप जूतों के ऊपर 5% जीएसटी लगता था उसको 12% कर रहे हो, जी। तो जीएसटी का टैक्स लगान बढ़ा रहे हो। आप इकोनॉमिक्स नहीं बढ़ा रहे हो, आप लगान बढ़ा रहे हो, लोगों की जेब से पैसा जबरन निकाल रहे हो, और उससे जो फिगर जनरेट होती है, जैसे पेट्रोल 40 रुपए का, पेट्रोल में 56 रुपीज तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो टैक्स अगर बढ़ाते जाओगे तो आपका कलेक्शन का फिगर बड़ा दिखेगा। लेकिन उसको फिगर बड़ा करने से आपका जो बेसिक रिसोर्स का इश्यू है, आपको रोजगारी देनी है, वो सॉर्ट आउट नहीं होता है। क्योंकि लोगों को जो जीवन की जरूरी चीजें हैं वो तो चाहिए ही चाहिए। वो चाहे महंगे दाम पर भी वो खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे। देखिए, एक अलग अलग बेंचमार्क है। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान 135 करोड़ का देश है। यहाँ पर रोज लाखों की संख्या में लोग पैदा होते हैं। आपको ताज्जुब होगा, पिछले साल में जो इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री है, दुनिया में कहीं पर भी गारमेंट इंडस्ट्री का ग्राफ कभी नहीं नीचे जाता है। लोग कपड़े पहनने वाले लोग बढ़ते ही जाते हैं, और वो जो सेक्टर है वो हमेशा एक स्टेडी ग्रोथ पर 7% टू 9% टू 10% के ग्रोथ रेट पे बढ़ता जाता है, उसका टर्नओवर बढ़ता जाता है। लेकिन पिछले 7 साल में अगर आप कंपैरेटिव डाटा देखेंगे तो मोदी सरकार की नीतियों की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पर है, नीचे आ रही है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों को लड़ना पड़ा। क्यों लड़ना पड़ा? क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि अगर मोदी सरकार के झूठे वादों पर जाएंगे, दावों पर जाएंगे, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। रोटी कपड़ा मकान की जो इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए लोग बाहर लड़ने के लिए आए।
लोग जागरूक होंगे तब जागरूक, आप लोगों से टैक्स वसूलते ही जाएंगे, बड़ी बड़ी जी फिगर्स दिखाएंगे, उससे देश का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सॉल्यूशंस की बात करते हैं, देखिए अर्थतंत्र को मजबूती कैसे, आपकी डिबेट का जो बात है, डिबेट जी का जो बिल्कुल। हेडलाइन है, उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट बात करना चाहता हूं। हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। सबसे पहली बात, 67% लोग आज भी खेती या खेती के उत्पादनों से या खेती के माध्यम द्वारा होने वाली इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए लोग हैं। तो अगर हमको इकोनॉमिक्स में चेंज लाना है, इकोनॉमिक्स को सुधारनी है, तो सबसे पहले किसान को मजबूत करना पड़ेगा। किसान को 2,000 रुपया खाते में देने से वो मजबूत नहीं हो जाता है, क्योंकि किसान से आप 2 रुपया लेते हो, लेकिन 4,000 रुपया डीजल के ऊपर जो टैक्सेस है उसके द्वारा आप लेके जाते हो। आपने किसानों को, जो मजबूत किसान है उसको खैराती बना दिया है। 2,000 रुपया दे दिया, लेकिन डीजल में प्राइसेस बढ़ा दिए, फर्टिलाइजर में प्राइसेस बढ़ा दिए, आपने पेस्टिसाइड्स में प्राइसेस बढ़ा दिए। तो अल्टीमेटली किसान को 2 दिया और 6 लेके गए। तो वही किसान, वही का वही है। किसान को अगर एक, मैं कभी बहुत बार बोल चुका हूं इस बात को, एक सामान्य किसान का 50,000 रुपये का कर्जा अगर माफ करते हो, तो किसान को सरकार में भगवान नजर आ जाते हैं। हमारा किसान इतना कमजोर हो चुका है। और आपको किसान का 5,000 रुपया माफ नहीं करना है, 50,000 रुपया माफ नहीं करना है, लेकिन आपके मित्रों का लाखों करोड़ों रुपया राइट ऑफ कर देना है। क्यों राइट ऑफ करना है? किस लिए राइट ऑफ करना है? आप अपने 5 मित्रों का अगर राइट ऑफ करना बंद करेंगे, उसको रिकवर करेंगे, तो आप हर किसान को 50,000 दे पाएंगे, 2,000 की जरूरत नहीं है। और किसान जी मांगता नहीं है। किसान ये बोलता है कि किसान सिर्फ एक ही बात करता है, हमको खैरात नहीं चाहिए, हमको हमारी एमएसपी का ऑपरेटिव उचित मूल्य दो, जिससे हम सर्वाइव कर पाए। ये सिंपल सी बात है किसानों की। तो हम हमको जो शुरुआत करनी पड़ेगी वो किसानों से शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरी बात आएगी इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देगा तो किसान ही देने वाला है। आपको जी कॉटन चाहिए, कौन देगा? आपको फाइबर चाहिए, कौन देगा? आपको सिल्क चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो वो भी किसान आएंगे। आपको फूड प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, तो इंडस्ट्री को वो मटेरियल कौन देगा? किसान ही देने वाला है। तो इंडस्ट्री को सेकंड सेक्टर आता है इंडस्ट्री का। जैसे मैंने हंसते हंसते कहा था, लेकिन हंसते हंसते इसलिए कहा था क्योंकि 20 लाख करोड़ का पैकेज ही एक बड़ा जोक है। जी अगर 20 लाख करोड़ वास्तव में सरकार ने पहुंचाया होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया जी की जो जीडीपी है वो 10% प्लस में चली गई होती। लेकिन ये जी सरकार को बड़े बड़े दावे करने हैं, सिर्फ जी काम जो जमीनी तल पे करना है। इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म होती जा रही है हमारी। हम सिर्फ गुजरात की बात करें तो गुजरात में 60,000 से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म होने के कगार पर है, या बंद हो चुकी है, या जीएसटी में सर्वाइव नहीं कर पा रही है। मोराटोरियम आपने दिया, लेकिन मोराटोरियम से दिन नहीं चलते, मोराटोरियम से घर नहीं चलता है। आपको पैसा थोड़े दिन बाद देना है, जी बिल्कुल। लेकिन आपको सर्वाइव करने के लिए, आपके वर्कर को सर्वाइव करवाने के लिए, आपकी इंडस्ट्री को सर्वाइव करवाने के लिए आपको जो पैसा चाहिए वो आपके पास आया ही नहीं है। आपको पैसे दे दिया, आपको आपकी जो लोन का हफ्ता जो है वो डिले कर दिया, उससे प्रोग्रेस नहीं होता है, उससे इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं आगे, जी उससे रिलीफ मिलेगी, टेम्पररी रिलीफ मिलेगी। हमको चाहिए ठोस सॉल्यूशंस चाहिए। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर दूसरा है। ये दो सेक्टर को, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, अगर संभाल लिया तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बाकी जो एंसिलरी चीजें हैं, लोगों के पास पैसा होगा तो स्कूल्स में जाएंगे, अच्छी किताबें भी खरीदेंगे, ट्रैवल टूरिज्म में भी जाएंगे, तो होटल इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, अपने आप बाकी सब चीजें शुरू होने। लेकिन ये गवर्नमेंट को सोचना नहीं है। भाविक जी ने बहुत सही बात कही कि अगर आप जी पूछेंगे बेरोजगारी की बात क्या है, तो वो ये बताएंगे कि हनुमान जी का रिश्ता तो कर्नाटक से था, कर्नाटक के दलित थे। दूसरी बात आप कहेंगे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्यों डाउन जा रहा है, तो वो ये कहेंगे कि मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हो, आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। अरे भाई, हमारे देश का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो क्या पाकिस्तान का क्वेश्चन पूछेंगे? और हमारे देश की मीडिया, माफ करना मैं मीडिया पे भी कमेंट करना चाहता हूं, जी हमारे देश की मीडिया वन ऑफ द जी मोस्ट थर्ड क्लास गणतंत्र का मीडिया। अवसर है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जी 185, नहीं, मैं आप मेरे मुद्दे से शायद एग्री करेंगे, आप मेरे ओके मुद्दे जी से एग्री भी करेंगी। हमारा जो रिलायबिलिटी रैंकिंग है दैट इज लोएस्ट, बद से बदतर हो गया है। उसको गोदी मीडिया बोला जाता है। ऐसी जो हमारी मीडिया है जी वो बड़े पैमाने में, बड़ी ताज्जुब की बात है, इमरान खान ने अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए अपने पैलेशियल कार्स थी वो बेचना शुरू कर दिया, अपनी भैंसों को बेचना शुरू कर दिया। 3 दिन एपिसोड चला,
3 दिन देश में एपिसोड चला कि इमरान खान भैंस बेच के अपना अर्थतंत्र चला रहे। अरे भैया, भैंस की तरफ ध्यान मत दो। वो भैंस दिखा दिखा के मोदी जी ने जो 9 रत्न माने जाते थे, हमारे देश के जो 9 रत्न माने थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उसको बेचने की तैयारी कर दी आपको पाकिस्तान की भैंस दिखा दिखा के। देश को उल्लू बनाया है, बिल्कुल उल्लू बनाया है। बोलते रहे पाकिस्तान ने भैंस बेच दी, इमरान खान हास्यास्पद है, इमरान खान के मीम्स देखे, इमरान खान के कार्टून्स देखे, लेकिन आपका क्या बिक गया? आपकी LIC बिक गई, आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स बिक गए, आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स के जॉब चले गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर आपको 20 लाख करोड़ का झुंझुना पकड़ा दिया गया। आपको 80 करोड़ लोगों को राशन मांगना पड़ जाए, ऐसी कगार पर ला दिया गया। और यही बात और भारतीय शायद जनता राशन पार्टी के आगे अंक ही भी। बताते हैं कि गरीबी किस हद तक फैली हुई है। जी, बिल्कुल। जी और जो लोअर मिडिल क्लास है और उसकी तो हालत खस्ता है। पूरी कोविड जी के बाद इन लोगों को सरवाइव करना डिफिकल्ट है। लोगों जी के पास 10,000 रुपया स्कूल में फीस भरने के पैसे नहीं है, और सरकार बात क्या करती है? देखो देखो, इमरान खान ने ये किया। जैसे रिजान जी ने बताया, चाइना का जो इन्होंने फैक्ट्स दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम लोग जी मोदी सरकार आत्मनिर्भर बोलती है, आत्मनिर्भर का नारा देती है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा पिछले 7 साल में और ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा कि अब हम लोग रिटालिएट करने की पोजीशन पे नहीं है। इतने चाइना पर डिपेंडेंट हो चुका है। चाइना केमिकल भेजना बंद कर देगी, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो फर्टिलाइजर को बड़ा इफेक्ट होगा, प्लास्टिक इंडस्ट्री को बड़ा इफेक्ट होगा, केमिकल इंडस्ट्री को बड़ा हुआ। और ये बातें क्या करेंगे? चाइना को आंख दिखाएंगे। अरे भैया, आपका चाइना रॉ मटेरियल देना बंद कर देगा तो आपकी फार्मास्यूटिकल 17 दिन नहीं चल सकती है, जी 17 डेज नहीं चल सकती है, जी 15 दिन बिल्कुल चलेगी। और नारा क्या देंगे? आत्मनिर्भर बनाना है। जी बिल्कुल। आत्मनिर्भर अगर का कोई नारा दरवाजा देके बंद सरदार करते हैं तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? सेकंड। एग्जैक्टली, मेक इन जी इंडिया का लायन बना देंगे, लेकिन मेक इन इंडिया का लायन भी कहीं और से चुराया हुआ लेके आएंगे। बातें करने जी से सॉल्यूशन नहीं आएगा। जी इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ देनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ देनी पड़ेगी, तभी। और मैं सीधा सा बोलता हूं, आपके माध्यम से एंडिंग नोट पे बोलता हूं, जी मोदी गवर्नमेंट में जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से लेके आज तक आए, इन अगर अगर निर्मला सीतारामन जी को मोदी जी सैक कर देंगे तो देश के 40% इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कोई अच्छा ढंग का आदमी जिसको कॉमर्स का नॉलेज हो, सेंस हो, जी जिसको और कॉमर्स जो को कोई शायद प्रोफेसर प्याज अच्छे खाता हो वो लाना पड़ेगा। जी तो भी आपको अच्छा लगेगा। वो जो सुझाव देंगे उससे आपका कुछ जी भला होगा। लेकिन हमारे जी इकोनॉमिक बिल्कुल मिनिस्टर है, वो तो राम मंदिर की बात करने वाले लोग हैं। वो तो जी आपको वंदे मातरम का नारा लगाने का सिखाएंगे, वो इकोनॉमिक्स की बात नहीं करेंगे। उनको आप जॉब की पूछेंगे तो आपको सिर्फ बोलेंगे कि भाई हम देखो ममता दीदी ने ये बोला। अरे दीदी, वो दीदी वाली बातें हो जाएगी। जी बिल्कुल देश में हम मजाक कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स जी के साथ बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं एंडिंग नोट पे ये एक बात कहना चाहता हूं कि अगर जी हम लोग, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग रिटालिएट नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेंगी, खासतौर से मीडिया को भी माफ नहीं करेंगी। कि जब ये हो रहा था तो मीडिया मोदी भक्ति में क्यों लीन था, क्यों वाहवाही कर रहा था, क्यों सवाल नहीं पूछे गए कि ये नहीं जी है। मैं आपको बधाई देता हूं, पिछले 15 दिन में अर्थतंत्र के लिए अगर फिक्र करने वाली कोई डिबेट में मैं अगर गया हूं जी तो ये पहली डिबेट है। नहीं तो डिबेट ये होती है कि CR पाटिल जी ने ये बोला, योगी जी ने ये बोला, योगी जी ने मदरसा पे बात किया, उसे के ऊपर कमेंट करने जाते हैं, इकोनॉमिक्स पे कोई डिस्कशन करने के लिए नहीं जाते जी हैं। हम हनुमान जी राम मंदिर की बात करते हैं, हनुमान जी जी बोर हो गए, राम जी बोर हो गए कि भैया जी अपनी इकोनॉमिक्स संभालो, हमने दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल करके जी इकोनॉमिक्स को ठीक करो, नहीं तो मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आपकी और पुनीत जी यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा ये भी है, जैसे कि हम 20 लाख की कुछ बात कर रहे थे पैकेज की, अब मुद्दा ये है कि गति शक्ति योजना भी लाई गई थी। अब वो योजना इसीलिए लाई गई कि पहले रोड बन जाता था, फिर याद आता था कि नहीं यहाँ पर तो ये गैस लाइन है वो तो डालना रह गया, यानी रोड को फिर से, यानी अंदर एक दूसरे के लिए जो कंपैरिजन हो, मतलब समझ में आए कि किसका क्या ग्राफ है, उसके लिए खर्चे गए कुछ 100 लाख करोड़ रुपए जिस गति देने के लिए। आपको क्या लगता है वो हम कहाँ पर यूज कर सकते थे? तो मैं आपको मतलब या वही फिर बताने जा रहा सही में अगर हमें मैं कोऑर्डिनेशन बिठाना है हर एक मंत्रालय का तो 100 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। देखिए, गवर्नेंस जो होती है ना, वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए। उनको पहले से सोच आनी चाहिए कि हमें क्या करना है, जी ना कि रिएक्ट। आज सामने ये सिचुएशन है, उसको हम सॉल्व करें। हम 2014 से अभी तक की क्रोनोलॉजी देखते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री जी वादा करके आते हैं कि सबको
काला धन वापस आएगा, सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। फिर आज आप ये सोचिए कि एक प्रधानमंत्री के कद के बंदे को ये बोलना पड़े कि हम जो वादे करते हैं वो जुमले होते हैं। एक चुनावी वादों से लोगों का विश्वास हट जाता है। उसके बाद आती है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में भी वादा किया जाता है कि काला धन खत्म हो जाएगा। अब आरबीआई की बढ़िया। ट्रांसपेरेंसी नहीं आज, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कितना वापस आया, पर कहीं तक ये भी सुनने को आया कि भाई जितना पैसा सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा पैसा वापस आ गया। और आज की डेट में जो 2016 में कैश इन सर्कुलेशन था उससे कहीं ज्यादा कैश इन सर्कुलेशन आज की डेट में है, वो 2000 के नोटों में है, जो 500,000 के निकाल दिए आपने। जी फिर आप 2017 में सब कुछ चमकाते हैं कि हम जीएसटी ला रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स। फिर आप लोगों को कहते हैं कि देखिए अब सभी आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। फिर उसके लिए एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है, और वो फंक्शन के बाद आज हम ये देख रहे हैं कि हर रोज जीएसटी काउंसिल के सामने एक या दूसरी समस्या है कि भाई इस पे टैक्स कितना हो, इस पे टैक्स कितना हो। आज कपड़ा व्यापारियों पे टैक्स लाए आप पिछले 2 साल में, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था बीच में, पिछले जी 2 साल में लोग अंडरगारमेंट्स खरीद नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। क्योंकि एक एग्जैक्टली। कपड़ा जो है एक लोगों के लिए सेकेंडरी वो बन गया कि भाई हमारे लिए लग्जरी बन गया है एक गरीब के लिए, कि पहले मैं खाना खा लूं फिर मैं कपड़ा खरीदूंगा। कपड़े में मैं मतलब अंडरगारमेंट्स तक जा रहा हूँ। उसके बाद 49% आज ड्रॉप के है। दिन में, जी, उसके बाद आज के दिन में आज हम इस सिचुएशन पे आके खड़े हैं कि टैक्सेशन, जिसको वन नेशन वन टैक्स बोला गया था, उसमें आज अलग अलग स्लैब रेट्स हैं। वो स्लैब रेट्स में अलग अलग कंफ्यूजन है। लोगों का पैसा जो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ जीएसटी का कलेक्शन हुआ, तो वो कलेक्शन एक्चुअल में क्या है? वो कलेक्शन ये है कि ये महीने में लोगों ने जो रिटर्न फाइल किए उसमें हमने बोला कि इतना हमने जमा कराया है, आपने कितना उनको क्रेडिट वापस दिया, आपने जी कितना उसका रिफंड्स आपके पड़े हुए हैं जो आप वापस नहीं कर रहे हैं, स्टेट्स के कॉम्पेंसेशन की जितने पेंडिंग डिमांड्स हैं आपके पास, आपने उनको कितना वापस किया, उसके ऊपर आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आती है। हमारे देश में स्टैटिस्टिक्स जो गवर्नमेंट को सूट करती है वो एक्सेप्टेबल है। नहीं तो अगर स्टैटिस्टिशियन कह देता है सरकार कि भाई जी हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसको छुट्टी पे भेज दिया जाता है। तो जी इकोनॉमिक जो अर्थतंत्र है उसकी मजबूती वो रिएक्शन से नहीं आएगी, प्रोएक्टिव होके आएगी। सरकार के पास एक रोड मैप होना चाहिए था। जी वो मैंने आपको पिछले 7 साल की जो इनकी क्रोनोलॉजी बताई, उसमें कहाँ हमको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स दिख रही है वो नहीं समझ पड़ता। आज एयर इंडिया बेचा जाता है कि सरकार को पैसे की जरूरत है। 18,000 करोड़ में एयर इंडिया बेच के उसके सामने 16,000 करोड़ में 2 विमान। पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री, आज हमने अगर जैसे मेरे कांग्रेस के मित्र हैं उन्होंने बताया कि इमरान खान की तरफ लोगों का ध्यान भटका के यहाँ क्या चल रहा है उसका क्या। आज जी अगर इकोनॉमिक क्राइसिस है तो पिछले 7 साल में 3 बार प्रधानमंत्री जी के लिए गाड़ियां बदली जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जान खतरे में है। आज हम उस देश में हैं जहां का प्रधानमंत्री खुद अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता है। तो ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो जी एक आम इंसान के ऊपर उसका ये इम्पैक्ट आता है कि वो अपने आप को कितना सुरक्षित समझे। वो उनको क्या आज आप जाके एक सर्वे कर लीजिए कि एक इंसान को जी पता है क्या, एक आम आदमी को पता है क्या कि उसको क्या क्या सहूलतें मिलनी चाहिए, तो जवाब आपका होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन तक इंफॉर्मेशन ही नहीं जाती है। 2020 में कोरोना काल में गुजरात सरकार की तरफ से एक स्कीम आई कि हर एक व्यक्ति को जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा 2% ब्याज। वो लोन की एप्लीकेशन लेने कोऑपरेटिव बैंक में गया। मुझे पूछा गया आप क्या करते हैं, मैंने कहा मैं एडवोकेट हूँ। बोले एडवोकेट्स को नहीं देंगे। मैंने बार काउंसिल को और मुख्यमंत्री जी को उस टाइम लेटर लिखा। मैंने जी कहा कि ये ऐसा आपकी स्कीम में क्यों, हम सेल्फ एम्प्लॉयड में नहीं गिने जाते हैं? आज हमारे कोर्ट बंद है, वकीलों की भी हालत खराब है, आप उनके लिए कुछ करिए। तो उसके मुख्यमंत्री जी ने फिर बोला कि हम ये स्कीम एक्सटेंड कर रहे हैं और वकीलों को भी वो 1 लाख रुपया मिलेगा 2%। उसके बाद फिर हम फॉर्म लेने गए तो फॉर्म ही अवेलेबल नहीं है जी कोऑपरेटिव।
आज आप वो डेटा मांगिए सरकार से, पूछिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि कितने लोगों को आपने वो 1 लाख रुपया 2% पे दिया। जी, वही मैं डेटा आपको ना ये बता दिखाना सकता हूँ पड़े, जो इसीलिए बड़ी इतना बड़ा कोऑपरेटिव परिवर्तन हो गया, जरूर कहना ताकि चाहूंगा, सभी बोल सके कोऑपरेटिव मुझे बैंक पता नहीं है, आगे वाले को पता था। मैं वो आने वाले को, वो जी बोले नहीं, जो जा चुका है भाई उसको पता। आज के दिन तो ये जवाब मिलेगा जो जा चुका है उसको पता, मैंने थोड़ी वो स्कीम डिक्लेयर की। जी बिल्कुल। हम अभी बिजी हैं कि 121 दिन पूरे किए सरकार ने। 5 साल की सरकार होती और उसके 100 दिन जी पूरे हो रहे होते, हम समझते थे उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए। 121 दिन का सेलिब्रेशन हो रहा था। यहाँ पे जो बेरोजगार युवाओं का परीक्षा ली जाती है उसके पेपर फूट जाते हैं। वो पेपर फूट जाए उसके लिए आंदोलन हो तो आंदोलनकारी जेल में जाते, पेपर फोड़ने वाले आज भी बाहर घूमते हैं। जी तो ये आज हम वो परिस्थिति में है जहां हम ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना हमें पता है कि इकोनॉमी को कैसे चलाना है, जी बिल्कुल। और ना ही हमें ये पता है कि किस मर्ज की क्या दवा है। जी बिल्कुल। आप ये केंद्र में सवाल देखा जाए तो मैं अर्थतंत्र है जो इसको समझा जाए कि ताकत, असली ताकत कौन सी है देश की। जी आज के डिबेट में कोई भाजपा के नेता आए होते और शायद इस पे कुछ जवाब देते तो हमें शायद सुन के अच्छा लगता है कि हाँ चलो सरकार की जी तरफ से जी, वैसे तो है कि सवाल हाँ उनके पूछा पास गया था कि कोई अर्थतंत्र को मजबूती कैसे मतलब देंगे, पर हो सकता है उनके पास जवाब ना हो, या फिर ऐसे नहीं फाइनेंस नहीं, के एक्सपर्ट ना भाजपा हो। भाजपा के कोई प्रवक्ता होते तो शायद आपको यही बोलते कि यहाँ पे हिंदू खतरा में है और आपको अर्थतंत्र की पड़ी है। पाकिस्तान की भैंस दिखाते आपको, पाकिस्तान की नहीं वो तो भैंस, इमरान खान की भैंस बिक गई वो दिखाते वो हैं। तो नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही बोलते जी हैं कि पाकिस्तान वाले तो गधे भाभी बेच जी, बेच के ही चाइना से माल लाते हैं। जी भाभी जी उनका एक जी, वही लाइन बोलना शायद चाहता हूँ, ये शायद भारतीय मुद्दा जनता यहाँ पार्टी पर की। शायद मुद्दा यहाँ पर 5 राज्यों के चुनाव का हो जाता, इस हाँ पर होता, मैडम मैडम मैं एक जी बोलता अभी आप लाइन बोलना चाहता हूँ। अभी आप ये 1 महीना भारतीय देख जनता लीजिए, पार्टी की पेट्रोल सरकार डीजल की आप जो यूज नीति कर नीति लीजिए। है वो ऐसी है कि हमारे गांव में एक कहावत है, 100 ग्राम दूध पीवा माटे घरे लावीने भैंस ना चुनाव बनता है। जी अभी ये कहा इंटरिम जाता चुनाव है 100 हुए, ग्राम अभी दूध जी, पीने के बिल्कुल। लिए घर पे लाके भैंस नहीं बांधी जी जाती है। चुनाव भारतीय हुए, जनता पार्टी प्रभाव के कम लोग हुए। ऐसे हैं कि जिनके पास आज में अगर अगर एक भारतीय बटन जी, जनता उन्हें पार्टी मिल गया जैसे तो हर वो वहां योजना चले ठीक से जाएंगे। चले और एक दूसरे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अड़ंगा ना बातें हो, हैं, इसके लिए 100 लाख इम्प्लीमेंटेशन करोड़ नहीं की गति शक्ति योजना नहीं लाई जा सकती। आज आप आज जी आज एक बिल्कुल। इंटरिम एग्जैक्टली। चुनाव हुए, आज एक इंटरिम चुनाव हुए, उसका इफेक्ट ये आया कि कृषि कानून भी वापस हुए, पेट्रोल डीजल के भाव भी थोड़े कम हुए। मैं ये सोचता हूँ कि ये 5 चुनाव हार जाती है अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की हार ही सुधार सकती है, उसके सिवाय सुधार सकता। आज ये 5 राज्यों के चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो शायद आपको मेरे को 60 रुपए लीटर जी, पेट्रोल तो मिलेगा। शायद बाबा रामदेव आ जाएंगे अपना फॉर्मूला लेके, वो कुछ देने वाले थे 35-40 रुपए में पेट्रोल। हाँ आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि हम अर्थतंत्र को मजबूत कैसे बनाएं, अर्थतंत्र की मजबूती कैसे आएगी, ये हमारा मुद्दा था आज का। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश की अगर हम ताकत की बात करते हैं तो वो केंद्र में अगर देखें तो आता अर्थतंत्र ही है। अगर हम फाइनेंस से स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम कैसे लड़ पाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं दुश्मन देशों की, पाकिस्तान, चीन, हम कैसे लड़ेंगे पैसे के बिना। कल को मानो अगर हमें नहीं करना है, हम तो शांति प्रिय देश है, लेकिन फिर भी युद्ध जैसी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है तो हमारे पास क्या, क्योंकि लॉकडाउन में हम सभी पैसों की कीमत बखूबी समझ चुके हैं। हम जानते भी है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, वो तो चलो वैश्विक महामारी थी, लेकिन अगर ऐसी कोई मुसीबत आन पड़े और सब कुछ बंद हो जाए, तब हमारे पास कितने पैसे पड़े होने चाहिए या कितनी चीज़ें हमारे पास स्टॉक में होनी चाहिए। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे पहले हम हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाएं। आत्मनिर्भर की जो बात की गई है, आत्मनिर्भर तो चलो सभी को बनना है, लेकिन रोड मैप क्या, ये बताएगा कौन, और इसके लिए सहायता क्या होगी या फिर नियम सरकार किस तरीके के बनाएगी। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।